नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संतोष की मैथशाला पर। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट्स के ऊपर। सेट्स थ्योरी आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है मैथमेटिक्स का सेट्स थ्योरी। इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। आज हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे सेट्स थ्योरी के बारे में, और उसके बाद धीरे धीरे करके एक या दो या 3 सेशंस में ये पूरा का पूरा चैप्टर ओवर कर देंगे, आपकी एनसीईआरटी आपकी टेक्स्ट बुक जो है उसके हिसाब से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेट्स थ्योरी। दिस इज सेट्स थ्योरी। सेट्स थ्योरी शुरू करेंगे हम लोग। आप सभी जो क्लास 11th में आए हैं उनको मेरी ये राय है कि जब भी कुछ पढ़ें बहुत ही ध्यान से पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ें। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक स्लो और स्टीडी प्रोसेस है। धीरे धीरे करके आपको अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आता है किसी चीज़ का, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए आसान हो जाता है, मन पसंद हो जाता है। तो मेरा यही सजेशन है कि अच्छे से समझ के पढ़ें, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें और धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें। ये रातों रात नहीं होता, इसमें टाइम लगता है, बट जब एक बार ठीक से चीज़ें समझ में आने लगती हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। तो चूँकि ये चैप्टर इनिशियल चैप्टर है, स्टार्टिंग का चैप्टर है, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप अच्छे से पढ़ें, तरीके से ध्यान से समझ के पढ़ें। ठीक है, अगर किसी तरह की कोई भी इशू आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को अगली क्लास में टेकअप कर लूँगा। तो सेट्स थ्योरी जो है, और ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 8339040690। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम लिख सकते हैं, अगली क्लास में उसे टेकअप करेंगे। तो सेट्स थ्योरी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सेट होता क्या है। सेट क्या होता है? देखिए, सेट इस दुनिया की हर चीज़ का एक अपना ही सेट है। अगर मैं इस रूम में खड़ा हूँ, मेरे सामने अगर 50 बच्चे बैठे हैं, आप लोग अगर मेरे सामने बैठे हैं, तो अगर इस रूम को एक सेट बना दिया जाए तो उस सेट के अंदर हम सभी हैं। 50 लोग जो हैं, 50 लोग 60 लोग जो भी हैं इस रूम में, वो क्या हैं? वो एक सेट के अंदर कहलाएंगे। तो वो ये रूम एक सेट है, और वो जो लोग हैं उसके अंदर जो बैठे हुए हैं वो लोग कहलाएंगे उसके एलिमेंट्स। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर आपके पास एक सेट है जिसका नाम मैंने ए दे दिया, जैसे कि वो रूम था, वैसे ही एक सेट है, उसका नाम मैंने दे दिया ए। कैसे लिखेंगे? इस तरीके से, इस ब्रैकेट में हमेशा सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी सेट को लिखने का तरीका है सिर्फ यही वाला ब्रैकेट। यू कैन नॉट मेक, आप इस तरीके से या इस तरीके से कोई ब्रैकेट नहीं बना सकते। सिर्फ और सिर्फ यही ब्रैकेट बनाया जाता है सेट्स के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए ए बी सी 9 7 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो ए बी सी 9 7 जो हैं वो क्या है? एलिमेंट्स हैं। इस सेट के एलिमेंट कहलाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स कितने भी हो सकते हैं भाई? इसमें तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 5। 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट हैं इस सेट में। अब इतना बड़ा लिखने से अच्छा है, इतना बड़ा लिखने से अच्छा है हम इतना लिख दें, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये समझ में आया। ये सारी चीज़ें होती है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमको सीखना ही पड़ेगा। बार बार इतना बड़ा लिखेगा कोई नहीं, कोई भी नहीं लिखेगा। सो यू हैव टू राइट इट इन दिस मैनर। या फिर अगर कहीं पे एन ए लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि वो ए के अंदर, ए मतलब एक सेट है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है उसकी काउंटिंग करवाना चाहता है। ठीक है, क्या होगा उस सेट का जिसमें एक ही एलिमेंट हो? मान लीजिए कोई सेट है, सपोज बी है कोई सेट,
अब ए तो मैंने लिख दिया ना यहाँ पे। तो मान लीजिए कोई सेट बी है जिसमें एक एलिमेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई? कुछ भी हो सकता है। ये बना दिया मैंने, ये लीजिए, बी एक सेट है और उसमें एक ही एलिमेंट है। इस कमरे में एक ही बच्चा बैठ सकता है ना, नो इश्यूज़। अगर कोई एक बच्चा बैठा है तो वो एक एलिमेंट कहलाएगा इस कमरे का। तो मैंने ये बोला आपसे कि अगर कोई सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उस सेट का एक स्पेशल नाम होता है। वो क्या होता है? सिंगलेटन। सिंगलेटन वर्ड बना है सिंगल से, ठीक है। ये सम स्पेसिफिक, दीज आर सम स्पेसिफिक नेम्स। इन नाम को जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हम आपको क्लास 11th का तो पढ़ा ही रहे हैं। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, दिस इज़ माय स्टाइल या फिर ट्रेंड कह सकते हैं, कि जैसे ही हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे बेसिक फंडामेंटल्स के साथ, हम चैप्टर के अंत में हम आईआईटी एडवांस में या नीट में जो भी क्वेश्चंस आएंगे या पिछले साल से जो आते रहे हैं ट्रेंडिंग में, उनको डिस्कस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड, जो हमें नीट या आईआईटी के एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करेंगे और आने वाली होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। उसके बाद 2 या 3 सेशन लेंगे हर चैप्टर के ऊपर, जो आईआईटी और नीट के क्वेश्चंस के लिए होगा। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कहीं इधर उधर झांकने की ज़रूरत नहीं है, बने रहिए इसके साथ। हम आपकी मैथमेटिक्स की तो एटलीस्ट बहुत ही स्ट्रांग बेस के साथ तैयारी करा सकते हैं, कराते भी हैं। तो सिंगलेटन सेट कहलाता है वो सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। अब ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे ही हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आईआईटी से रिलेटेड या नीट के एग्जाम से जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस में सिंपली लिखा होता है कि इफ़ अ सिंगलेटन सेट इज दिस दिस दिस। नाउ अब अगर आपको सिंगलेटन सेट के बारे में पता ही ना हो तो आप क्या करेंगे उसके बारे में? यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो हमको ये सारी चीज़ें जाननी है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक सेट है सी, एक सेट है सी। इस सेट में 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे है, काउंटिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? काउंटिंग। अब काउंटिंग मैंने डैश डैश इसलिए किया क्योंकि काउंटिंग कहाँ तक जाती है। मान लीजिए मैं इसमें पॉजिटिव नंबर्स लिख रहा हूँ, तो कितना है, कितने पॉजिटिव नंबर्स लिखूंगा, कहाँ पे ख़त्म होगा ये? इसका कोई अंत है क्या? कोई अंत नहीं है। यू कैन नॉट लिमिट इट। इट कैन गो टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी इट कैन गो। भाई अगर आप 99 बोलते हैं तो 100 उसके बाद आता है, 100 बोलते हैं तो 101 उसके बाद आता है, आप 500 बोलते हैं तो 501 आता है उसके बाद। जब हम एक एक जोड़ते जाएंगे चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, तो इसका कोई भी लिमिट नहीं है। इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो हम ये क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। बिल्कुल सही बात है, इसके एलिमेंट्स को हम गिन नहीं सकते। तो ऐसे सेट्स को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट्स। ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट्स, जिसके एलिमेंट्स को हम गिन नहीं सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या लिख दूंगा? एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। क्या आपकी रियल लाइफ में कोई एक ऐसा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? मैंने शुरू में ही बताया था कि दुनिया में हर चीज़ सेट्स के हिसाब से है। एवरीथिंग, जो भी हम सोचे सेट्स। अगर हम अपनी बुक को एक सेट माने तो बुक में जो पेजेस हैं, पन्ने हैं, वो क्या होंगे? उसके एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। हर चीज़ को सेट्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर आप अपने स्कूल जाते हैं, अपने बैग को एक सेट माने, तो बैग के अंदर जो आपकी चीज़ें हैं, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, व्हाटएवर, वो सारे के सारे क्या हैं? उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि एक ऐसा सेट जिसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं कि आप गिन भी नहीं सकते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, एन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक। तो मेरा सवाल ये है कि क्या रियल लाइफ में कोई एक ऐसा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जो इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता हो, उसी की तरह हो? जी हाँ, एग्जाम्पल है नंबर ऑफ ट्रीज ऑन अर्थ।
अब आप मुझे बताइए, एग्जाम्पल दे सकते हैं? ए सेट हैविंग टोटल नंबर ऑफ ट्रीज ऑन अर्थ। एक ऐसा सेट जो अर्थ पे, धरती पे जितने भी ट्रीज हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। डेफिनेटली हम ट्रीज कितनी हैं इस धरती पे, वी कैन नॉट काउंट, बहुत हैं, इनफाइनाइट है। तो ये बहुत ही शानदार एग्जांपल है किस चीज़ का? इनफाइनाइट सेट का। और बताइए, नंबर ऑफ स्टार्स इन स्काई, अ सेट हैविंग टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन स्काई। अब आप मुझे बताएं, स्काई में, आकाश में कितने स्टार्स हैं? वी कैन नॉट काउंट। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट। अगर हम पूरे आकाश को एक सेट बना दें तो जो उसके अंदर चांद सितारे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? उसके एलिमेंट्स हैं। तो क्या आप उनको गिन सकते हैं? नहीं। तो वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका? इनफाइनाइट सेट का। पेपर में अगर आपसे पूछता है कि 1 नंबर का सवाल कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट इन योर रियल लाइफ, तो क्या करेंगे? लिख दीजिए। और बताइए, मेरे सर पे बहुत सारे बाल हैं, तो अगर मैं ये बोलूँ कि नंबर ऑफ हेयर्स ऑन माई हेड, सिर्फ मेरे, बहुत लोगों के नहीं होते हैं ना, हाँ, तो नंबर ऑफ हेयर्स ऑन माई हेड इनफाइनाइट सेट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो बहुत हो गया इनफाइनाइट सेट। तो हमने सीख लिया सिंगलेटन सेट, हमने सीख लिया इनफाइनाइट सेट। अब हम बात करेंगे फाइनाइट सेट की। किसकी बात करेंगे? फाइनाइट सेट की। वीडियो पॉज करें, लिखें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो कॉपी और पेन आपको लेके बैठना है, मैथमेटिक्स इज़ अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, उतना ज़्यादा क्लियर होगा। वीडियो पॉज करके हमेशा लिखें, कतराएं नहीं। ये आपकी एग्जैक्टली वही ट्यूशन वाली क्लास ही जैसी है। लॉकडाउन चल रहा है, मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के सारे बच्चों को एक टॉप क्लास एजुकेशन मिले। तो आप इसको कंटिन्यू करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर एक टॉपिक को 1 बाई 1 लूँगा, लास्ट तक जाऊँगा और आपको एकदम परफेक्शन के साथ पढ़ाऊँगा। तो आप कॉपी से, पेन से नोट करिए वीडियो। अब हमें करना है फाइनाइट सेट। जब हमने इनफाइनाइट सेट की बात की है तो हमें फाइनाइट सेट की बात भी करनी पड़ेगी। तो क्या है वो? फाइनाइट सेट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, फाइनाइट मतलब क्या? एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बाकायदा गिन सकते हैं। 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 500 हैं, 600 है, 1 है, 2 है, कितने भी हैं, बट हम उनको गिन सकते हैं। वी कैन फाइंड देम, ईच एंड एवरी एलिमेंट कैन बी फाइंड आउट। दैट मीन्स वी कैन काउंट देम। फिक्स होते हैं वो। मतलब क्या हुआ? एक एग्जांपल लेते हैं, डी एक सेट है, मान लीजिए उसके अंदर है एलिमेंट्स ए बी सी डी ई। तो भैया इसके एलिमेंट्स को आप गिन सकते हैं कि नहीं? हाँ, गिन तो सकते हैं। 1 2 3 4 5 बिल्कुल गिन सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी इज इक्वल टू 5। तो हम क्या बोलेंगे इसको? फाइनाइट सेट। यानी कि फाइनाइट सेट में क्या होता है? एलिमेंट्स यस, एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड। जिसके एलिमेंट्स गिने जा सकते हैं वो फाइनाइट सेट है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं रियल लाइफ में जो फाइनाइट है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपकी बैग में कॉपीज़ की संख्या गिनी जा सकती है। आप अपने बैग में कितनी कॉपीज़ ले सकते हैं? यू कैन वेरी वेल काउंट इट, गिन सकते हैं, है ना। आपके घर में बर्तनों की संख्या, आप अपने घर में कितने बर्तन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो सारे के सारे बर्तनों को एक जगह लाइए, यू कैन काउंट इट। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन योर होम, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, यू कैन काउंट इट। जो भी चीज़ आप काउंट कर सकते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स होंगे किसके? फाइनाइट सेट के। तो मुझे नहीं लगता कि इसके एग्जाम्पल रियल लाइफ में मुझे लिखने की ज़रूरत है, आप सबको अच्छे से पता है। ठीक है, सिंगलेटन हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, एक होता है नल सेट। नल सेट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। नल सेट, नल बना है नील से। वो वाले नल, नील नहीं जो समुद्र में पत्थर डालते थे, वो नहीं। नल बना है नील से, मतलब
0। जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो ऐसे सेट को बोलेंगे नल सेट। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। अब आप बोलेंगे कि सर ये कैसा सेट है जिसमें एलिमेंट ही नहीं तो पढ़ते क्यों हैं? तो क्या आप इसका रियल लाइफ में कोई एग्जांपल बता सकते हैं कि एक सेट का एग्जांपल बताइए जिसमें एलिमेंट ही ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर रियल लाइफ में होता क्या है? रियल लाइफ में तो वो होता है जो होता है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि एक रियल लाइफ में एग्जाम्पल दो जो होता ही ना हो। दे सकते हैं भाई, आप कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं जो एक सेंटेंस के तौर पे आप बोल भी दें, आप सामने वाले को समझ में भी आए, और जब वो उसका सेट बनाने जाए तो उसके अंदर उसे कोई एलिमेंट ही ना मिले। कैन यू नेम, आई मीन कैन यू स्टेट अ सेट? कोशिश करके देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं। चलिए, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का ज्ञान तो आपको होगा ही। अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूँ तो आप मुझे बताएं कि उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। A set of all odd numbers, odd number तो आपको पता ही होगा, set of all odd numbers which are divisible by 2। मैंने एक लाइन लिखी है, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। भैया आप मुझे बताएं ऑड नंबर कौन होता है? ऑड नंबर की बेसिक डेफिनेशन वही होती है जो 2 से ना कटे। जो 2 से ना कटे वो कौन होता है? ऑड नंबर। लेकिन मेरा क्या लाइन है, मैंने लिखा कि एक ऐसा ऑड नंबर बताइए जो 2 से कटे, जो डिविजिबल हो 2 से, यानी कि 2 से कटे। तो भाई जब ऑड नंबर बोल रहे हो तो यहीं पे आप ये बोल रहे हो कि 2 से नहीं कटेगा, फिर भी आप पूछ रहे हो कि 2 से कटने वाला, इसका मतलब क्या है? यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योर सेल्फ। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि ऑड नंबर, एक ऐसा आदमी बताइए जो औरत हो, ऐसे कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ऑड नंबर बताइए जो 2 से कटे, अरे वो 2 से नहीं कटता है तभी तो ऑड है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी सेट दुनिया में नहीं है, आई मीन कोई भी एलिमेंट ही नहीं होगा इसके अंदर, तो वो क्या होगा? खाली चला जाएगा। वो सेट अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? खाली चला जाएगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ऐसे सेट को क्या बोलेंगे? नल सेट। और भी कोई एग्जांपल दे सकते हैं क्या? हाँ, एक और एग्जांपल इसी का जस्ट उल्टा, अ सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स विच आर, अभी इवन नंबर 2 से कटेंगे, लेकिन मैं क्या पूछ दूंगा, बहुत चालाक हूं मैं, तो विच आर नॉट डिविजिबल। अब भाई जब इवन नंबर आप बोल रहे हैं, इवन नंबर का मतलब ही होता है जो 2 से कटे, लेकिन आप बोल रहे हैं नॉट डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब क्या है? फिर से कॉन्ट्रडिक्शन, इसके अंदर भी कोई सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नल सेट। एग्जाम में कई बार आता है 1 नंबर में कि गिव वन एग्जांपल इन रियल लाइफ, फ्रॉम रियल लाइफ ऑफ ए नल सेट, यू कैन आंसर इट। तो ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सेट्स के प्रकार हैं जो हमने सीखे हैं। एक और सेट होता है यूनिवर्सल सेट। जान जाइए, ये सारी चीज़ें बड़ी फ़ायदे वाली चीज़ें हैं। यूनिवर्सल सेट, इसका क्या कहना है, तो गजब ही है। यूनिवर्सल सेट पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, जीव निर्जीव, पेड़ पौधे पंछी वगैरह वगैरह फलाना ढिमका, जितनी भी चीज़ें हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, इन पूरी चीज़ों का एक सेट बना दिया जाए तो वो होगा यूनिवर्सल सेट। तो ये कौन होता है? द बिगेस्ट सेट। द बिगेस्ट सेट which includes all other set। जितने भी सेट होते हैं उन सब का पापा होता है। वो सारे की सारी चीज़ें इसी सेट में रहती हैं, सारे सेट, सारे सबसेट इसी में रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है यूनिवर्सल सेट,
अब ये सब सेट सुट जो भी होंगे, नल, नील, अंगद, फाइनाइट, इनफाइनाइट वगैरह वगैरह, सारे के सारे किसमें होंगे, अंदर ही खेल लो भैया, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर कौन है, यूनिवर्सल सेट ने आपको घेर रखा है, इसके बाहर कोई होगा ही नहीं। यूनिवर्स के बाहर कोई होता है क्या, ना। सो यूनिवर्सल सेट यू कैन से इट इज़ द बिगेस्ट सेट, सबसे बड़ा सेट कौन होता है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करके लिखें, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे, सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, किसी भी सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, बहुत ही आराम से तसल्ली से समझिएगा। सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1 होता है रोस्टर फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म। तरीका नंबर 2 होता है सेट बिल्डर फॉर्म। लिख लो भैया, पेपर में एक सवाल जरूर आता है, कोई भी मास्टर ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम बना रहा है, पेपर बना रहा है और इसमें से एक क्वेश्चन उठा के ना दे, इसलिए इसको समझ लो। एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अभी इन दोनों को ही यूज़ में लाया जाता है सेट को लिखने के लिए। मान लीजिए कि एक सेट ए है, सारे इवन नंबर्स हैं उसमें 10 से छोटे, तो 2 4 6 8 10 10 तक है मान लीजिए। ये एक, अब इसको देखिए, ये रोस्टर फॉर्म कहलाएगा, पका पकाया है, एकदम पूरा पका हुआ है। 2 4 6 8 10, इसको देखने पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे इवन नंबर्स को लेके बना है। पॉजिटिव इवन नंबर्स कहाँ तक, 10 तक। कहाँ से, 2 से। तो मैंने इसको बड़ी देर तक देखा और मुझे पता चला कि 2 से लेके 10 तक के जितने भी इवन नंबर्स हैं उसको इन्होंने लिखा है। अब इसी को मैं अंग्रेजी में लिख सकता हूं क्या, मैंने लिख दिया a बराबर x। a क्या है, x के बराबर है। अब आप सोचेंगे भाई x कौन है बताओ, तो मैंने ये सेमी कॉलन का निशान लगाया। ऐसे ही लिखा जाता है a बराबर x, a में x नंबर के एलिमेंट्स हैं। अब आप तुरंत बोलोगे ना व्हाट इज x, टेल मी फास्ट, x क्या है। तो अब मैं बताऊंगा कि x क्या है, सारे इवन नंबर्स हैं जो 2 से ज़्यादा और 10 के बराबर हैं। मैं देखिए कैसे लिखता हूँ, x इज ऑल इवन नंबर्स सच दैट, सारे इवन नंबर्स हैं सच दैट कि x जो है वो 2 से ज़्यादा या 2 के बराबर है और 10 से कम या 10 के बराबर है। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं खाली ये नहीं लिखता, इवन नंबर नहीं लिखता, तो आप क्या करते, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 सब कुछ लिख देते ना। तो फिर ये 3 फालतू का, 5 फालतू का, 7 फालतू का, 9 फालतू का, इसमें तो है ही नहीं, इसलिए मैंने इवन लिख दिया। अब जब इवन लिखूंगा तो आप 3 नहीं लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, तो आप यही वाले लिखेंगे। और 10 से कम होने चाहिए, 10 के बराबर होने चाहिए, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 2 के बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों, कहने का मेरा ये मतलब है कि एक ही सेट को या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों का जो आउटपुट है, जो आंसर है, मीनिंग है, सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं मैथमेटिकली, दैट इज रोस्टर फॉर्म। अगर कुछ सेंटेंस बना के लिखते हैं, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। पेपर में जो सवाल आता है रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे और बोलेंगे आपसे कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे और बोलेंगे कि इसका रोस्टर बनाइए। समझ में आया। सो दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जैसा मैंने लिखा है वैसे ही आप लिखिए, आपकी अंग्रेजी अलग है, मेरी अंग्रेजी अलग है, हमसे कोई ज़्यादा अच्छा जानता है उसकी इंग्लिश अलग है, तो कोई दूसरा बच्चा अगर इसको लिखता तो कैसे लिख देता। लेकिन स्टार्टिंग तो कोशिश करना कि ऐसे ही हो, a बराबर x सेमी कॉलन, क्या है, x इज ऑल इवन नंबर्स, है ना, x इज ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10।
2 से लेके 10 तक, फ्रॉम 2 to 10, 2 से लेके 10 तक, मतलब 2 भी रहेगा और 10 भी रहेगा। मैंने ये नहीं बोला कि बिटवीन 2 to 10, बिटवीन अगर मैं बोलूँगा तो 2 नहीं लेंगे, 2 और 10 के बीच वाले लेंगे बिटवीन। लेकिन मैंने फ्रॉम बोला, यानी कि 2 से, वी हैव टू इंक्लूड 2 ऑल्सो, 2 to 10, 2 से 10 तक, यानी कि 10 को भी लेना है। तो ये बड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है, बिटवीन और फ्रॉम में बड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना। सो यू हैव टू बी परफेक्ट वाइल यूजिंग ऑल दिस वर्ड्स इन राइटिंग, ड्यूरिंग राइटिंग सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते समय आपको वर्ड्स के ऊपर बहुत ही फोकस करना पड़ेगा, बट योर सेंटेंस कैन बी डिफरेंट। आपका सेंटेंस अलग हो सकता है, बट मीनिंग मस्ट बी सेम, मीनिंग एकदम सेम होना चाहिए, उसमें कोई भी फ्लॉ या गलती की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और वो एग्जांपल हम लेंगे आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का एग्जांपल लेंगे हम लोग फर्स्ट 1.1 में से। क्वेश्चन नंबर 3, सीबीएसई की जो बुक है वो मैं ले रहा हूँ, एक्सरसाइज नंबर 1.1 ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3। वो बोल रहे हैं राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, मैंने लिया थर्ड पार्ट, थर्ड का थर्ड लिखते हैं, c बराबर x, x is a 2-digit natural number such that sum of the digits is 10, x is a 2-digit natural number such that sum of digits is 18, मान लीजिए 18 नहीं 10 मान लीजिए। पहले इसको समझना पड़ेगा क्या लिखा है। x इज ए 2-digit नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन होता है? नेचुरल नंबर वो होता है जो दशमलव में ना हो, जो डेसिमल में ना हो, जो माइनस में ना हो, जो ज़ीरो ना हो, यानी कि सारे के सारे पूर्णांक जो 1 2 3 4 जिसको अंग्रेजी में इंटीजर्स बोलते हैं, वो सारे के सारे इंटीजर्स जो कि ज़ीरो के अलावा हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब क्या? नेचर ने दिया है, भगवान ने 4 लोगों को बना दिया, तो 1 2 3 4 ऐसे गिना होगा। अब हमने अपना दिमाग ये लगाया कि भाई 4 से ज़्यादा और 5 से कम क्या होता होगा बीच में, तो हमने बोल दिया 4.5। हमने इसको 10 भागों में तोड़ दिया, आधा ले लिया इधर आधा उधर, तो 4.5 4.3 4.4 दिस, ये हमारे दिमाग की उपज है। लेकिन नेचर ने हमेशा पूर्णांक दिए हैं, समझ में आया? तो सारे नेचुरल नंबर जितने भी पूर्णांक हैं, जो प्लस में हैं, जो जीरो नहीं हैं, 1 2 3 4 5 सारे के सारे वो हैं नेचुरल नंबर्स। तो ये बोल रहा है कि x वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन वो 2 डिजिट का होने चाहिए, जैसे कि 12 15 16 ये सब 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। लेकिन सम ऑफ डिजिट्स, भैया इनके डिजिट्स का सम 10 होना चाहिए। अब ये अगर 12 लिया आपने तो इसके डिजिट कौन है? 2 और 1, तो सम करेंगे तो 3 आएगा, इसके 5 और 1 6 आएगा, इसके 6 और 1 7 आएगा, नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए? 10। तो हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ROSTER, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम जब लिखेंगे फ्रेंड्स तो क्या आएगा? 10 आना चाहिए। मतलब मैं 19 लिखूंगा तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। 1 और 9 मिलकर 10 होता है, और 91 लिखूंगा तो नहीं चलेगा, 9 और 1 10 भी तो होता है। 82 लिखूंगा तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा ना, 8 और 2 10 होता है, तो 28 लिख देता हूँ ना, फिर 28 भी चलेगा ना। और क्या लिखूँ? 37, 37 लिखने पे चलेगा ना, 7 और 3 तो 73 भी लिख दूँगा, 73, और 64 46 55। अब ये मत बोलना कि एक बार और 55 लिखो, क्यों? एक चीज़ बार बार नहीं लिखते। एक और दिमाग में आ गई मेरी बात, बताते बताते कुछ दूर चलते एक बात और आ गई कि किसी भी सेट में किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। मतलब कि अगर आपने एक बार 28 लिख दिया है तो दोबारा 28 आप नहीं लिख सकते हैं। ये एक रूल है, किसी भी सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार भी बोल रहा हूँ, रिपीट भी बोल रहा हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी सेट के किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। और कुछ बोल सकते हैं क्या? ना।
तो यही वो एलिमेंट्स हैं जो इस सेट में होंगे जिनको रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है बाय यूजिंग दिस सेट बिल्डर फॉर्म। मुझे लगता है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को समझने में थोड़ी सी आसानी तो हो ही गई है। आप अपनी बुक उठाएं एनसीईआरटी वाली 1.1 करें, उसमें से जो भी इशू आएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगा, आप मुझे टेक्स्ट करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में दिया हुआ था, उस पर मैसेज करें। मैं आपकी प्रॉब्लम को अगली क्लास में लूँगा, उसके बाद ही नई चीज़ कराऊंगा। सो दिस इज़ फ्रेंड्स 1.1 फॉर यू। इसमें जाते जाते एक छोटी सी चीज़ बता के मैं भाग जाता हूँ। अब मान लीजिए जो 19 है, 19 है, ये जो 19 है वो इस सी में है, सेट में है, तो हम ये बोल सकते हैं ये जो 19 है वो बिलोंग करेगा सी से। हाँ, मान लीजिए मैं इंडिया का हूँ तो क्या लिखूँगा, संतोष बिलोंग्स टू इंडिया। क्या लिखेंगे, संतोष बिलोंग्स टू इंडिया। अब बिलोंग्स टू मतलब मैं इंडिया का हूँ इसलिए बिलोंग्स टू हूँ। संतोष डज नॉट बिलोंग टू अमेरिका, काश होता। तो क्या लिखेंगे, संतोष डज नॉट बिलोंग टू अमेरिका। अब देखिए बिलोंग्स टू के लिए एक सिंबल है, तो क्या होगा, संतोष और यहाँ हो जाएगा इंडिया और यहाँ हो जाएगा बिलोंग्स, ऐसा वाला ये बना देता हूँ मैं। इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। तो अगर इस, अच्छा, संतोष डज नॉट बिलोंग टू, और डज नॉट मतलब क्या होगा, डज नॉट बिलोंग मतलब ऐसा करके और ऐसा काट दीजिए, दिस इज डज नॉट बिलोंग टू। तो अगर कोई एलिमेंट 19 एक एलिमेंट है जो सी को बिलोंग करता है, यानी कि सी में है, तो 19 बिलोंग्स टू सी। लेकिन अगर हम देखें कि 100 है क्या सी में, तो सी में बिलोंग नहीं करता है। सो दिस इज़ वन सिंबल। इसके कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, वो भी आप कर सकते हैं। जब हम अगली क्लास लेंगे दोस्तों, उस क्लास में इस 1.1 एक्सरसाइज के जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो लेंगे। अगर आप पूछते हैं तो ठीक, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे और अगली क्लास में हम सबसेट्स पढ़ाएंगे और थोड़ा और आगे चलेंगे। स्टेप बाई स्टेप करके आपका ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमारी 3 क्लासेस होंगी जो आईआईटी और नीट से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे, जो पिछले साल के ट्रेंडिंग क्वेश्चन होंगे वो, और जो इन चैप्टर्स में से पूछे जाते हैं उनके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ताकि आपकी वो भी प्रिपरेशन हो जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।